हेलो एवरीवन। कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने सितंबर 2024 में 6 मेजर चेंजेस अनाउंस किए कैनेडियन इमिग्रेशन में। बट हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इमिग्रेशन रूल्स पे। ये वो रूल्स है जो अगर आप कनाडा आना प्लान करना चाह रहे हैं तो आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हुए, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट जब भी कनाडा आते तो ये प्लान करते हैं कि पहले वो स्टडी करेंगे, फिर उन्हें ओपन वर्क परमिट दिया जाएगा डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की उन्होंने स्टडी की है, 1 साल 2 साल या 3 साल, और उसके बाद वो पीआर लगाएंगे। जब उनकी पीआर हो जाएगी तो पीआर के 3 साल बाद उन्हें कैनेडियन पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ये वो प्रोसेस होता है। लेकिन अब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें तो आप डिफरेंट डोमेन से आ सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए पहले अप्लाई करते थे तो आप जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म होता था आपको 1 साल 2 साल या 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाता था। बट अब ये रूल आया गया है कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हो तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जो है वो CLB 7 चाहिए होगा, जो आइल्स का 6 बैंड बनता है। और इसी तरह अगर आप कॉलेज से या किसी डिप्लोमा प्रोग्राम से आ रहे हो तो आपको CLB 5 चाहिए होगा, जिस वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें एक और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर वो फेल हो गए या वो स्कोर नहीं ला पाए तो उन्हें ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा और उन्हें अनफॉर्चुनेटली अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा स्टडीज़ के बाद। ऑल्दो ये स्कोर इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए देखा जाए तो उनके लिए आइल्स के बैंड जो है वो 5 है और जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए 6। आप लोग ऑलरेडी एक दफ़ा पहले भी ये दे चुके होंगे, आइल्स दे के आ रहे होंगे, तो आपके लिए CLB इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। CLB वैसे भी आइल्स से आसान है। तो अब हमें आइल्स तकरीबन 3 बार देना पड़ेगा अगर हम कैनेडियन इमिग्रेशन प्लान करें। पहली बार जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करोगे वो आप अपनी कंट्री में दोगे। सेकंड, जब आप ओपन वर्क परमिट अप्लाई करोगे, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, तो उसमें आपको चाहिए होगा, अगर वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनको तकरीबन 5 CLB स्कोर चाहिए होगा, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं मतलब जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं उन्हें CLB 7 चाहिए होगा। इसको आइल्स में कितना कन्वर्जन होता है ये मैं स्क्रीन पे ऑलरेडी दिखा रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको तीसरी दफ़ा जो आइल्स देना होगा या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा वो तब देना होगा जब आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के बाद जब आप PR की फाइल लगाओगे तो आपको एक और बार देना पड़ेगा। तो तकरीबन अब आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कनाडा में 3 बार देना होगा, और वो इसलिए देना है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट कर लेते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनको इंग्लिश नहीं आती, जिसकी वजह से उन्हें कैनेडियन सोसाइटी में अच्छी जॉब्स नहीं मिलती और उनकी वजह से बाकियों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को अच्छी करने के लिए एक और दफ़ा ये CLB टेस्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो कैनेडियन इमिग्रेशन ने लगाई है। सेकंड, एक और बहुत बड़ा मेजर चेंज आ रहा है। वो मेजर चेंज ये आ रहा है कि कनाडा दुनिया का वो वाहिद कंट्री हुआ करता था या उन चंद कंट्रीज में था जो अपने स्पाउस को डिपेंडेंट वर्क परमिट दिया जाता था, जिससे मतलब स्पाउसल वर्क परमिट कहा जाता है। इट मीन्स कि अगर मैं एज ए स्टूडेंट आ रहा हूँ तो मेरे स्पाउस भी मेरे साथ आ सकता है और उसे ओपन वर्क परमिट कैनेडियन गवर्नमेंट देगी। जिसका मतलब अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ और मेरे पास 20 आवर की लिमिट है और मेरी फीस भी बहुत ज़्यादा है तो मेरा स्पाउस भी आएगा, वो मेरे साथ रह भी सकता है। इससे आपका लिविंग रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छा हो जाता है, और इसके अलावा वो जो है फुल टाइम काम कर सकता है और किसी भी एम्प्लॉयर के पास काम कर सकता है, तो घर के भी हेल्प कर सकता है और मेरी फीस में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। लेकिन पहले ये बैचलर्स, मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी पोस्ट डॉक्टरल या डॉक्टरल प्रोग्राम्स थे उन सबके लिए था। लेकिन अब बैचलर्स स्टूडेंट्स के लिए तो पहले ही खत्म कर दिया गया था। अब मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए भी एक रिक्वायरमेंट ऐड हुई है कि कनाडा में ना मास्टर्स प्रोग्राम 10 महीने और 12 महीने के भी बहुत ज़्यादा लॉन्च हो गए। बट कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है मास्टर्स प्रोग्राम एटलीस्ट आपका 16 मंथ्स का होना चाहिए। अगर आपका मास्टर्स प्रोग्राम 16 मंथ्स का नहीं होगा या उससे कम होगा तो डेफिनेटली आपका जो स्पाउस है उसको ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो अगर अब आप अपनी स्टडीज प्लान कर रहे, मास्टर्स या पोस्ट डॉक्टरेट या डॉक्टरेट प्लान कर रहे, तो आपका प्रोग्राम एटलीस्ट 16 मंथ्स का होना चाहिए, वरना आपके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ये एक दूसरी मेजर चेंज है। इसके अलावा टेम्परेरी रेजिडेंट जो है उनकी भी अब जो है उनको वीज़ास कम अलॉट किए जाएंगे। ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो इस वीडियो में जाके इसको डिटेल में देख लेना। इसमें मैंने वो 5 सेक्टर्स भी बताए जिसमें अब भी टेम्परेरी रेजिडेंट्स को जो है ओपन वर्क परमिट अलॉट किए जाएंगे। तो ये एक बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो चौथी मेजर रिक्वायरमेंट आ रही है, वो जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो आ रही है, आपका जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो पहले ही 35% से कम कर दिए गए थे, ठीक है, और अब जो है 10% से और कम किए जाएंगे मार्क मिलर की जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस है। ऑलरेडी मैं कैप्शन में भी ये दे दूंगा। अपनी जो मेरी पिछली वीडियो जिसमें इमिग्रेशन से रिलेटेड, टेम्परेरी वर्कर से रिलेटेड मैंने बहुत डिटेल में बात की है, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, और आगे किस तरीके से अपनी कैनेडियन इमिग्रेशन को प्लान कर सकते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, क्या न्यूज़ आ रही है, ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो
और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए भाई को फॉलो करते रहो और सब्सक्राइब करो और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।